नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने और उसके यूटिलाइजेशन करने के बारे में रूल्स के अंदर जो बदलाव आए हैं उस विषय पर चर्चा करेंगे। रूल 36 के सब रूल 4 में यह दर्शाया है कि हम कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इस सब रूल के अनुसार हमारे सप्लायर ने अपने GSTR 1 रिटर्न में हमको सप्लाई किए हुए माल के इनवॉइस की जो डिटेल्स दी है, जो हमारे GSTR 2A रिटर्न में दिखती है, उस अमाउंट का हम ज़्यादा से ज़्यादा 20% ज़्यादा अमाउंट तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे। ऐसा ओरिजिनली यह सब रूल 4 था। उस 20% अमाउंट को घटाकर बाद में 10% कर दिया और अभी यह 22/12/2020 को जारी नोटिफिकेशन नंबर 94 ऑफ 2020 से उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा इस सब रूल में फॉर्म GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इसका भी जिक्र किया गया है। यह इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट स्कीम के अंतर्गत नई फैसिलिटी दी जाएगी, जिसके बारे में अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। नोटिफिकेशन नंबर 94 ऑफ 2020 से एक नया रूल 86B भी इंसर्ट करने का प्रस्ताव है, जो 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। इस नए रूल के अनुसार जिस करदाता की टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू किसी महीने में 50 लाख रुपए से ज्यादा है, इस वैल्यू में एग्जम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई को शामिल नहीं करना है। तो इस प्रकार के टर्नओवर के ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी है, उसमें 99% से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से डिस्चार्ज नहीं कर सकते, अर्थात कम से कम 1% यानी 1% कैश में से उसको भरना होगा। इस रूल को लेकर कई आशंकाएं जाहिर की गई है, लेकिन सबसे पहले तो यह छोटे करदाताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंथ में टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 50 लाख रुपीस यानी औसतन देखें तो साल में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर। तो इससे छोटे जो करदाता है उसके लिए यह रूल 86B वैसे ही लागू नहीं पड़ेगा, जिनका टर्नओवर इतना नहीं है। उसके अलावा भी यह जो रिस्ट्रिक्शन है वह कई कैटेगरी में लागू नहीं पड़ता है। वह कौन कौन सी कैटेगरी है उनके बारे में भी देख लेते हैं। यदि किसी रजिस्टर्ड पर्सन के प्रोपराइटर ने या कर्ता ने या मैनेजिंग डायरेक्टर ने या किन्हीं भी दो पार्टनर्स ने या होल टाइम डायरेक्टर्स या मैनेजिंग कमिटी जो होती है एसोसिएशन की या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की, उस मैनेजिंग कमिटी के मेंबर्स ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में 1 लाख रुपए से अधिक का इनकम टैक्स पे किया है, तब भी यह रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं पड़ेगा। अर्थात जहां पर किसी करदाता का टर्नओवर सप्लाई की वैल्यू मंथली 50 लाख रुपए से ज्यादा है और फिर भी उसका प्रोपराइटर, कर्ता या मैनेजिंग डायरेक्टर या पार्टनर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स इत्यादि 1 लाख रुपया भी साल का इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो यह रिस्ट्रिक्शन लागू होगा। यह रिस्ट्रिक्शन उन केसेस में भी लागू नहीं होगा जहां पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में
जीरो रेटेड सप्लाई के कारण से 1,00,000 रुपए से अधिक का रिफंड उस करदाता को दिया हो। यदि LUT के अंदर जीरो रेटेड सप्लाई किया है और उसके कारण से इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट हुई हो और उसका रिफंड 1,00,000 रुपए से ज्यादा उस करदाता को प्राप्त हुआ है, तो यह रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण उस करदाता को 1,00,000 रुपए से अधिक का रिफंड डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है, तब भी यह रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं पड़ेगा। जिस करदाता ने करंट फाइनेंशियल ईयर के इस महीने तक की टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्यूमुलेटिव यदि गिनी जाए, उसका 1% से ज्यादा अमाउंट कैश लेजर से भरा है, तब भी यह रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से यदि हम देखें तो जहां पर 1% से ज्यादा कैश से अमाउंट GST की भरी है, वहां यह रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं पड़ेगा। जहां बिल्कुल कैश से GST नहीं भरा है लेकिन 1,00,000 रुपए से ज्यादा का रिफंड जीरो रेटेड सप्लाई के कारण या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण मिला है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वहां भी यह रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं पड़ेगा। और जहां पर बिल्कुल कैश से ड्यूटी नहीं भरी है, फिर भी यदि प्रोप्राइटर या कर्ता या दो पार्टनर्स की इनकम पर जो इनकम टैक्स भरा है वह 1,00,000 रुपए से ज्यादा है पिछले 2 साल में, तब भी यह रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि यह जो रिस्ट्रिक्शन है यह उन्हीं केस में लागू पड़ेगा जहां टर्नओवर काफी ज्यादा बताया गया है, जहां पर बिल्कुल भी कैश में से GST नहीं भरी गई है और इस प्रकार से केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से GST भरने का कारण भी ना तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, ना ही जीरो रेटेड सप्लाई है और ना ही उन करदाताओं के जो प्रोप्राइटर या पार्टनर्स हैं वो इनकम टैक्स पर्याप्त मात्रा में भर रहे हैं। तो इस प्रकार के केसेस में यह रिस्ट्रिक्शन लगाना, यह मुझे लगता है सरकार की तरफ से एक कदम लिया गया है फेक इनवॉइसेस को रोकने के लिए। यह रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी पर भी लागू नहीं होगा। इतने सब एग्जम्पशन एक्सक्लूजन होने के बावजूद भी यदि कोई बोनाफाइड टैक्स पेयर इस रिस्ट्रिक्शन के दायरे में आ जाता है, तब भी वह कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा ऑथोराइज किए हुए प्रॉपर ऑफिसर के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है और उस केस में कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा ऑथोराइज्ड ऑफिसर यह रिस्ट्रिक्शन कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद में हटा सकता है। यह जो रूल 86B के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, उसका उद्देश्य रेवेन्यू अर्जित करना नहीं लग रहा है। मेरे मत अनुसार इस रिस्ट्रिक्शन का उद्देश्य फेक इनवॉइसेस इश्यू करने वाले करदाताओं पर रिस्ट्रिक्शन लाना है। इस रूल का वायोलेशन करने पर रूल 21 के अंदर GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यह भी अमेंडमेंट किया गया है, इसके बारे में इससे पिछले वीडियो में जानकारी दे चुका हूं। और जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन जिसको रूल 86B के रिस्ट्रिक्शन के दायरे में आता है, वह जब तक पिछले महीने का
GSTR 3B फाइल न करे तब तक नए महीने का GSTR 1 रिटर्न भी वह फाइल नहीं कर सकता। ऐसा प्रोविजन भी रूल 59 के सब रूल 5 में क्लॉज सी में दर्शाया गया है। अब तक ऐसा होता था कि जो फेक इनवॉइसेस इश्यू करते थे वह करदाता अपना GSTR 1 तो फाइल करते रहते थे, जिससे सामने वाले रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट उनके GSTR 2A में दिख जाती थी, लेकिन इस तरह के फेक इनवॉइसेस इश्यू करने वाले करदाता अपना GSTR 3B फाइल नहीं करते थे। अब यह जो नए अमेंडमेंट किए गए हैं रूल्स में, उसके अनुसार जब तक पिछले महीने का GSTR 3B रिटर्न इस प्रकार के करदाता जो रूल 86B के दायरे में आते हैं वह पिछले महीने का GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तब तक नया GSTR 1 रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।